हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेंथ हमने निकाला था और बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको निकालना है। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें से दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था, फर्स्ट और सेकंड। चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमें बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। तो हमने क्या बताया था कि जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर हो चाहे माइनस चार्ज हो, इजिली डोनेट कर दे, वो क्या होगा, एक अच्छा बेस होगा। जो अपने लोन पेयर को इजिली डोनेट कर दे, माइनस चार्ज को इजिली डोनेट कर दे, वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा। तो चलिए एफ सी एल बी आर आई की अगर बात किया जाए तो ये सेम एटम सेम पीरियड से है कि ग्रुप से है? आप बोलोगे ग्रुप में है सर। ग्रुप में कौन सा फैक्टर काम करता है? तो आप बोलोगे साइज फैक्टर। सर एफ का साइज छोटा है और आई का साइज बड़ा है और साइज इधर से इधर आ रहे हैं तो इंक्रीज होता है। बड़े साइज पे कोई भी चार्ज हो तो वो स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल? तो आप बोलोगे स्टेबल होता है, मतलब आई माइनस स्टेबल है सर। और जब आई माइनस स्टेबल है तो अपने माइनस चार्ज को देना चाहेगा क्या? नहीं। लेकिन एफ माइनस इनके कंपेरिजन में क्या है, लेस स्टेबल है। तो ये अपने माइनस चार्ज को डोनेट करने की टेंडेंसी आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस से ज्यादा रखेगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या हो गया, एफ माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर बी आर माइनस और फिर क्या है, आई माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सी एस थ्री माइनस, एन एच टू माइनस, ओ एच माइनस, एफ माइनस। कार्बन पे माइनस चार्ज, एन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और फ्लोरीन पे माइनस चार्ज। ये चारों सेम पीरियड से हैं कि ग्रुप से हैं? आप बोलोगे कि ये चारों सेम पीरियड से हैं सर। अब ये चारों सेम पीरियड से हैं बेटा, तो पीरियड में कौन सा फैक्टर काम करता है? आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो जब ये स्टेबल है तो अपना माइनस चार्ज देना चाहेगा क्या? नहीं। ये लेस स्टेबल है तो अपने माइनस चार्ज को देना चाहेगा। और ऐसे समझो कि एफ की ईएन ज्यादा तो इस पे माइनस चार्ज रखने की टेंडेंसी ज्यादा तो देने की टेंडेंसी कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम। कार्बन की ईएन कम तो माइनस चार्ज रखने की टेंडेंसी कम तो देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर देखा जाए ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लो, 3.25, 2.75 एंड 2.5। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर माइनस चार्ज मोर स्टेबल, तो माइनस चार्ज देने की टेंडेंसी कम, क्योंकि ये तो स्टेबल है ना। और जब स्टेबल है तो अपने माइनस चार्ज को देना चाहेगा क्या? नहीं। तो माइनस चार्ज कौन देना चाहेगा? ये देना चाहेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो माइनस चार्ज दे के अनस्टेबल होना, माइनस चार्ज दे के स्टेबल होना चाहेगा। इसकी ईएन कम है तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम है तो देने की ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया है, एन के पास क्या है, लोन पेयर। यहां पर हाइड्रोजन है, एन के पास दो दो लोन पेयर है, दो दो एन है जिनके पास लोन पेयर है। अब सुनना बेटा, एच का प्लस आई की माइनस आई, आप बोलोगे कोई इफेक्ट नहीं। मान लो कि इस NH2 की अगर बात करें, सुनिएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो ये NH2 का क्या लगेगा, माइनस आई, और माइनस आई लगेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम देगा। इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। भाई ये भी एन है, ये भी एन है, इसकी एन 3, इसकी एन भी 3, इस पे माइनस आई NH2 का लग रहा है। तो जब NH2 माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहां पर कोई खींचने वाला नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेरिजन में ज्यादा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, CH3NH2 CH3OH। O के पास इलेक्ट्रॉन है, N के पास इलेक्ट्रॉन है, O की N ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा, तो देने की टेंडेंसी कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ऐसे समझो, N की N कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। CH3O माइनस CH3S माइनस, O और S ये दोनों कौन से पीरियड में है कि ग्रुप में है? आप बोलोगे ग्रुप में है सर, O और S दोनों ग्रुप में है। बड़े एटम पे माइनस चार्ज या प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, तो यहां पर माइनस चार्ज मोर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? नहीं।
भाई ये स्टेबल है तो नहीं देना चाहेगा, ये लेस स्टेबल है इसके कंपेरिजन में तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। SH माइनस Cl माइनस पीरियड में है, पीरियड में फैक्टर En, मोर En पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, इसकी En ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज्यादा तो देने की कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। En इससे कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम तो देने की टेंडेंसी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किया जाए, ये इस तरह से मान लो कि दिया गया है, यहां पर NH2 है, क्या है NH2, और यहां पर CH3 दिया गया है। यहां पर NH2 है और यहां पर CH3 दिया गया है। NH2 है और यहां पर CH3। पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। देखो बेटा, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के, निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, कंटेनिंग एटम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था, स्टेबिलिटी देखा था, सबसे पहले क्या देखना है, एटम्स को। एटम्स सेम है कि डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो देखो कि पीरियड में है कि ग्रुप में है। अगर पीरियड में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, अगर ग्रुप में है तो साइज फैक्टर। अगर एटम सेम हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, देखो यहां भी N, यहां भी N, यहां भी N, सिंगल बॉन्डेड। अब आपको क्या देखना है यहां पर, अब आपको यहां पर देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। तो लोन पेयर जो इतनी अच्छी तरह से डोनेट कर दिया, गुड लोन पेयर डोनर इज गुड बेस। चलिए देखते हैं भाई, इस CH3 से पूछते हैं भाई तुम्हारा कौन सा इफेक्ट है, तो बोलेगा कि प्लस आई। CH3 से पूछते हैं तो बोलेगा कि प्लस आई, CH3 से पूछते हैं कि पूछेगा कि प्लस आई। तो देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन यहां पर CH3 जो है N से पास में है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो देगा वो ज्यादा देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो यहां पर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं जितना फर्स्ट में, क्यों, CH3 यहां पर पास में है और यहां CH3 थोड़ा सा दूर हो गया इनसे, यहां और दूर हो गया तो ये कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो यहां पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट करिए, हाँ बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, जिसे आप पहले नोट करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसे सॉल्व कराता हूं। हाँ जी, आपने नोट किया होगा और सॉल्व भी किया होगा। चलिए देखते हैं, आप मैच करिएगा आंसर। NO2 का क्या लगेगा भाई, माइनस आई। NO2 का क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। 2Cl का भी माइनस आई इफेक्ट सर, और CH3 का प्लस आई। क्या निकालना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब चलिए, NO2 का माइनस आई ज्यादा लगेगा या Cl का, 2Cl का। आप बोलो सर डिस्टेंस सेम है तो 2Cl का माइनस आई ज्यादा लगेगा। अच्छा, माइनस आई क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। आप क्या देख रहे हो कि NO2 माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो N के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। 2Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां भी N के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। लेकिन CH3 प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया। आप क्या बोलोगे, जो थर्ड होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। थर्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक। अब इन दोनों माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। अब दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा लगेगा सर, चूंकि डिस्टेंस सेम है
तो दो ग्रुप का माइनस आई एक बड़े ग्रुप के माइनस आई से ज्यादा होगा। तो ये माइनस आई ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा। आंसर क्या हो गया? 312। दिस इज करेक्ट आंसर। भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन खींच के माइनस आई से, तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। 3 में प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया नाइट्रोजन के ऊपर CH3, तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। अब इन दोनों की बात करें तो दो Cl का माइनस आई, मैंने बताया था ना कि दो छोटे छोटे ग्रुप का इफेक्ट जो होता है एक बड़े ग्रुप से ज्यादा होता है अगर दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो भाई एन के बाद एक कार्बन दूसरे कार्बन पे, एक कार्बन दूसरे कार्बन पे, डिस्टेंस तो सेम है। सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरफ चले, एन के पास यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, और एन के पास यहां भी लोन पेयर। CH3 का यहां पर क्या लग रहा है? प्लस आई। Cl का माइनस आई, NO2 का माइनस आई। सर प्लस आई इलेक्ट्रॉन दिया तो एन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सर थर्ड यहां भी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, थर्ड यहां भी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब Cl का क्या लग रहा है? माइनस आई। NO2 का माइनस आई। जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर रहेगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना कम बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो यहां NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा। तो 3 देन 2 देन 1। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, CH3 का क्या लग रहा होगा? प्लस आई। Cl का क्या लग रहा होगा? माइनस आई। NO2 का क्या लग रहा होगा? माइनस आई। एक चीज तो कंफर्म है सर कि माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच के एन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, और CH3 का प्लस आई इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया एन पर तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, सबसे ज्यादा फर्स्ट। अब इन दोनों की बात करनी है, अगर इन दोनों की बात किया जाए तो Cl और यहां पर NO2 है। NO2 मोर डिस्टेंस पे है, Cl लेस डिस्टेंस पे है। इसका कम माइनस आई होते हुए भी कम डिस्टेंस पे होने के कारण यहां से ज्यादा होगा, तो इसका माइनस आई ज्यादा हो गया तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एन के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब 2 जो है सबसे कम बेसिक है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2। कौन सा फैक्टर आया? डिस्टेंस। ये कम डिस्टेंस पे है तो इसका माइनस आई ज्यादा, ये ज्यादा डिस्टेंस पे है तो इसका माइनस आई कम। माइनस आई कम तो कम इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो ये ज्यादा बेसिक हो गई। तो आप क्या देख रहे हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या बना था? कंजुगेट बेस जिसमें माइनस चार्ज आया था। या फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करो, कार्बन आयन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सिमिलरली अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो ये उल्टा लिख दिया क्या भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट माइनस आई प्लस आई। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए या फिर कार्ब कटायन स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। कार्बोकटायन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया स्टेबल हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा उतना ज्यादा बेसिक हुआ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मूला हो गया। और कार्बोकटायन को कैसा ट्रीट करते हो? फ्री रेडिकल जैसा, तो यहां पर लिख सकते हो और फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। तो आप इसे नोट करें। इसे नोट करने के बाद कुछ हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। नोट करिए बेटा।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CH3NH2 CH3 NHCH3 2 डिग्री अमाइन एंड CH3 NCH3 और यहां पर भी क्या है CH3. दिस इज 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन, दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री और टर्शियरी अमाइन. इसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है. अब सुनिएगा, CH3 का क्या लगेगा प्लस आई, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा. दो CH3 का प्लस आई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा. 3 CH3 का प्लस आई तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा. तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है सबसे ज्यादा. इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है सबसे ज्यादा. उसके बाद कब, जब ये दिया गया है कौन सा स्टेट है इन गैसियस स्टेट, इन गैस फेज. जब ये गैस फेज में है तब की बात की गई. लेकिन क्वेश्चन में अगर गैस फेज मेंशन है तभी ये आंसर होगा. अगर कुछ नहीं मेंशन किया या एक्वस फेज दे दिया गया, कौन सा फेज एक्वस मीडियम में, या कुछ नहीं दिया गया तब हम एक्वस मीडियम ही मानेंगे. अगर गैसियस मीडियम दिया गया है तभी हम ये मानेंगे और तभी आंसर अपना ये होगा. तो बात आती है कि सर अगर एक्वस मीडियम हुआ तो क्या होगा. तो सुनिएगा, एक्वस मीडियम होगा तो क्या होगा. लिखते हैं इन एक्वस मीडियम. एक्वस मीडियम, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है. अमाइन मैं ये ले लिया RNH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन. अल्काइल ग्रुप जनरल ले लिया, मिथाइल नहीं लिया है, बाद में हम देखेंगे. दिस इज R2NH 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज RM3 3 डिग्री अमाइन. और एक अमोनिया भी ले लिया कंपेयर करने के लिए. बेटा मीडियम हमने कैसा रखा एक्वस. एक्वस मतलब मीडियम में क्या है H2O है. अब बताना H2O और अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक होगा. तो आप बोलोगे कि सर जब एक्वस मीडियम में रख लिया तो N पे लोन पेयर यहां पर है और यहां पर O पे लोन पेयर है. N की EN कम तो इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी कम तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा. तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम. मतलब ये एसिड जैसा H2O बिहेव करेगा और अमाइंस बेस जैसा बिहेव करेंगे. दूसरा तरीका समझने का, H प्लस निकाला तो O पे माइनस चार्ज, H प्लस निकाला तो N पे माइनस चार्ज. H प्लस निकाला तो कंजुगेट बेसिस का ज्यादा स्टेबल है क्योंकि O पे माइनस चार्ज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू N पर माइनस चार्ज. तो जब ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये एसिड जैसा बिहेव करेगा और ये बेस जैसा बिहेव करेगा. अब हमें एक्वस मीडियम में इनका बेसिक स्ट्रेंथ देखना है. तो एक्वस मीडियम में जब ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा तो एसिड का काम क्या होता है जी H प्लस देने का. अब ये H प्लस जाएगा, H प्लस देना एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाता है, एसिडिक कैरेक्टर कहलाता है. तो H प्लस को लेना क्या होगा बेसिक कैरेक्टर. तो इस H प्लस को जो आसानी से अपने पास ट्रैप करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा. हमने ले जाके H प्लस चारों की जगह छोड़ दिया, देखा कि कौन सा H प्लस इजिली जा रहा है अमोनिया में कि 1 डिग्री अमाइन में कि 2 डिग्री अमाइन में या 3 डिग्री अमाइन में. या अपन ये बोल सकते हैं कि कौन सा अमाइन अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कौन H प्लस को इजिली ट्रैप कर रहा है. जो इजिली ट्रैप कर रहा होगा वो अच्छा बेस होगा, जो इजिली ट्रैप नहीं करेगा वो अच्छा बेस नहीं होगा. अब जैसे ही H प्लस गया, H प्लस क्या देखेगा, हमें तो भाई लोन पेयर के पास जाना है, हमें तो यहां से लोन पेयर लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है. भाई H प्लस जाएगा यहां पर तो क्या होगा, ऐसे समझो ना. यहां पर मान लो कि H प्लस आया तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन अपना देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा वो अच्छा बेस होगा.
तो यहां देखा जाए तो H का ना यहां नहीं प्लस आई है, ये भी प्लस आई नहीं, ये भी प्लस नहीं आई है, यहां पर एक प्लस आई ग्रुप R लगा हुआ है। सर यहां तो दो दो प्लस आई ग्रुप R लगे हुए हैं। सर यहां तो बात ही मत करो, तीन तीन R लगे हुए हैं, तीन तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहां पर एक R का प्लस आई, दो R का प्लस आई, तीन R का प्लस आई, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, H प्लस यहां पर आना चाहिए और यहां पर आके अटैक करना चाहिए। जैसे ही H प्लस आया, H प्लस क्या देख रहा है कि ये एक अल्काइल ग्रुप बड़ा साइज का, ये एक अल्काइल ग्रुप बड़ा साइज का, ये एक अल्काइल ग्रुप बड़ा साइज का, यहां आ पाएगा क्या? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन H प्लस को आने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा। तो यहां दो फैक्टर काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और दूसरा H प्लस को जाने के लिए जगह भी मिले, H प्लस को जाने के लिए स्पेस भी मिले। तो सर यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि तीन तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन H प्लस ले ही नहीं पा रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, वहां जा ही नहीं पा रहा है। ऐसे समझो कि यहां पर है कोई A है बंदा और यहां पर कोई B बंदा है, किसी को पैसे की नीड है, सामने से कोई आया भिखारी, पैसे की नीड है, भिखारी एक आता है। इस बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसके पास कम पैसा है, सपोज इसके पास 1000 रुपए है और इसके पास 100 रुपए है, लेकिन इसे यहां 1000 रुपया है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा पैसा है, उसके पास पहले से बड़े बड़े बहुत भीड़ लगा है, क्राउड लगा हुआ। सामने वाला भिखारी देखता है कि हाँ भाई इसके पास ज्यादा पैसा है, फिर भी नहीं आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं इसको पैसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्राउडिंग बहुत ज्यादा। जिसके पास 100 रुपया है उसके पास कोई भीड़ नहीं है, वो आराम से अकेले बैठा हुआ है या एक दो लोग बैठे हुए हैं, तो समझ रहा है कि मैं जाऊंगा और पैसे वहां पर मिल जाएगा। तो वो भिखारी कहां जाना चाहेगा? जहां पर पैसा ज्यादा हो या जहां पर पैसे कम हो और भीड़ कम हो, या फिर जहां वहां पर जाए जहां पर पैसे ही नहीं हो। तीन केस मांग, A B C। A के पास पैसे बहुत ज्यादा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, B के पास पैसे इससे कम है और भीड़ कम है, और C के पास पैसे ही नहीं है। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास जाएगा क्या? अब H प्लस की बात करें, यहां पर आया तो H प्लस क्या देखेगा, यार इसके पास तो कोई क्राउडिंग नहीं है, H एक छोटा सा एटम, H एक छोटा सा एटम, H एक छोटा सा एटम, तो आराम से जाके इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, स्पेस ही स्पेस है। तो बेसिक एक्सचेंज किसका ज्यादा होगा? जहां पर स्पेस ज्यादा हो या जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या जहां पर दोनों हो? आप बोलोगे सर जहां पर दोनों हो। जहां पर दोनों फैक्टर आएगा, स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बाकी की कम होगी। तो यहां पर दो फैक्टर आए, एक स्टेज में कितने फैक्टर आए? दो फैक्टर आए। चलिए दोनों फैक्टर को डिस्कस करते हैं। एक फैक्टर जो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दूसरा फैक्टर जो होगा स्पेस फैक्टर या स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर, स्पेस फॉर H प्लस। चलिए एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं, एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर अमोनिया के पास। सबसे पहले कहां चलते हैं? अमोनिया के पास, NH3 के पास। अमोनिया में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला? नहीं सर, तीनों H है, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला नहीं है। स्पेस की बात करें तो तीनों तरफ से स्पेस खाली है सर, H प्लस जा सकता है। अगर 1 डिग्री अमाइन की बात करें RnH2 का, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला आ गया, लेकिन एक R आने से एक तरफ से स्पेस कम हो गया, एक अल्काइल ग्रुप बड़ा आ जाने से यहां पर स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। सिमिलरली अगर 2 डिग्री अमाइन की बात करें, RnRH 2 डिग्री अमाइन, आप बोलोगे सर दो दो अल्काइल ग्रुप आ गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन स्पेस अब और कम हो गया। और जब तीन तीन अल्काइल ग्रुप आ गए 3 डिग्री अमाइन, RnR, तो आप क्या देखोगे कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो तीनों तरफ से आ गया, लेकिन अब स्पेस यहां पर कोई नहीं। और मैंने क्या बताया
कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ तो उसी का ज्यादा होगा जिसमें दोनों फैक्टर रहेंगे। तो ये फैक्टर यहां पर नहीं है, ये फैक्टर यहां पर ही नहीं है। मतलब अगर बात करें कि 0 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, सर तो ये दोनों अमाइन ज्यादा बेसिक होगा और ये दोनों अमाइन कम बेसिक होगा। अगर R इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप है तब की बात मैं कर रहा हूं। सुनना बेटा, अब बात आती है कि इसमें दोनों फैक्टर, इसमें दोनों फैक्टर, किसको हम ज्यादा बेसिक बोले? तो दोनों फैक्टर यहां भी है, दोनों फैक्टर यहां भी है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। ये दोनों हो गए। अब 0 डिग्री में और 3 डिग्री में, सर एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और एक में स्ट्रेस नहीं है, मतलब दोनों में एक ही फैक्टर है। किसको प्रायोरिटी दोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रायोरिटी दोगे तो फिर क्या आएगा? 3 डिग्री देन 0 डिग्री। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में। अगर R इथाइल हुआ तब क्या होगा सर? तो R इथाइल होगा तो इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो मिथाइल ग्रुप के प्लस आई से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये 3 और 1 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 0। ये R इक्वल टू मिथाइल ग्रुप है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, R इक्वल टू इथाइल ग्रुप है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। ये हमें याद रखने का है। याद रहेगा ना? 2 1 3 0। देखो 2 और 0 क्या होगा? मतलब 2 पहले होगा, 0 सबसे लास्ट में होगा। 1 और 3 में मिथाइल के लिए 1 पहले आएगा, इथाइल के लिए 3 पहले आएगा। 2 1 3 0 2 3 1 0। ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। कौन से फेज में? एक्वस फेज में, एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ है एक्वस मीडियम में। और 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में अगर गैसियस फेज हो तो ये सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये नीट के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि गैसियस फेज में आंसर दो तभी गैसियस फेज में देना, और नहीं दिया है, चाहे मेंशन कर दिया कि एक्वस मीडियम में, तो आप एक्वस मीडियम का आंसर देना। तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, अब देखिएगा C डबल बॉन्ड C का क्या होता है सर? माइनस आई। लेकिन मान लो कि कहीं पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का माइनस आई है कि प्लस आई है, तो आप देखो, ध्यान से देखो, तो C ट्रिपल बॉन्ड C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 और इसकी 2.75, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहां पर इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें यहां पर क्या लग रहा है? तो आप बोलोगे इसका प्लस आई और इसका माइनस आई। कोई बॉन्ड मेटल से जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बन 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 और यहां पर Mg आ गया, तो देखो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहां अल्काइल ग्रुप का क्या लग रहा है? माइनस आई, और मेटल का क्या लग रहा है? प्लस आई। आप क्या जानते हो कि अल्काइल ग्रुप का क्या लगता है? प्लस आई, लेकिन अगर वही मेटल से अटैच है तो उसका क्या लगेगा? माइनस आई कार्बन का, अल्काइल ग्रुप का, और मेटल का क्या लगेगा? प्लस आई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट में जितना भी कंसेप्ट था, जितने भी सारे कंसेप्ट हो सकते थे, वो सब हमने पढ़ा। कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ निकाला जाता है, कैसे बेसिक स्ट्रेंथ निकाला जाता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ये सब हमने यहां पर स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड दैट टॉपिक इज रेजोनेंस। क्या पढ़ना है? रेजोनेंस।
देखो रेजोनेंस क्या है अगर ये समझना है तो आप ऐसे समझो कि सपोज आपसे बहुत छोटा आपका भाई है और वो पूछता है आपसे कि सचिन तेंदुलकर कैसे क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट तो आता है ना, पता है ना, सचिन तेंदुलकर कैसे क्रिकेट खेलता था। तो आप जानते हो सचिन तेंदुलकर के बारे में भाई, वो बैटिंग भी अच्छा कर लेते थे और फील्ड में एकदम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहते थे, दौड़ते भी अच्छी तरह से थे, फील्डिंग भी अच्छा करते थे और बॉलिंग भी अच्छा कर लेते थे। सपोज ये तीनों प्रॉपर्टी को आपको बताना होगा, सचिन तेंदुलकर का कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे ना कि सचिन एक ऐसा बैट्समैन थे जिनकी बैटिंग प्रॉपर्टी जो थी वो विराट कोहली जैसी मिलती थी। हाँ, एक स्पेसिफिक बैट्समैन को ले लिया जो बहुत अच्छा बैटिंग करता था और उससे उसके बैटिंग को क्या किया आपने, कंपेयर कर दिया। फिर इस तरह से बॉलिंग की अगर बात आए तो बोलोगे कि वो एक ऐसा बॉलर भी थे जिनकी बॉलिंग जो है, किसी बॉलर का नाम ले लो यार, मान लो बोलोगे कि रविंद्र जडेजा जैसी मिलती थी और वो एक ऐसे फील्डर थे जिनकी फील्डिंग सुरेश रैना जैसी थी। आप क्या देख रहे हो कि सचिन के अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अलग अलग यहां पर प्लेयर लिया। मतलब एक प्लेयर के सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अलग अलग प्लेयर लेना पड़ा। एक प्लेयर से हम इसके सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में रेजोनेंस। When all the property of a molecule cannot be described by a single structure, more than one structures are required, then this phenomenon is called as a resonance. When all the property of a molecule cannot be described by a single structure, more than one structure is required, then this phenomenon is called as a resonance. क्या बोलते हैं? से रेजोनेंस बोलते हैं। अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये रियल है कि हाइपोथेटिकल है? हमने क्या बोला कि बैटिंग प्रॉपर्टी इनके जैसा मिलता था, नॉट एग्जैक्टली यही था, नॉट एग्जैक्टली यही था। हाँ, इनमें से सभी प्रॉपर्टी को मिला दिया जाए तो फिर सचिन बन जाए। भाई सचिन विराट कोहली है क्या? नहीं है। सचिन जो है वो रविंद्र जडेजा है क्या? नहीं है। रैना है क्या? नहीं है। लेकिन सबके प्रॉपर्टी को मिला दिया जाए तो वो कौन है? सचिन है। मतलब ये क्या है? हाइपोथेटिकल, उनके जैसा, जस्ट एक कंपेयर मिला। तो क्या बोलेंगे? When all the properties of a molecule cannot be described by a single structure, more than one structures are required, then this phenomenon is called as resonance. Resonating and the structures are called as resonating structures. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, जबकि रियल स्ट्रक्चर इन सब के ये और ये तीनों के प्रॉपर्टी को मिला दिया गया तो ये रियल स्ट्रक्चर बना, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये सब अलग अलग क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ये तीनों क्या है? हाइपोथेटिकल। और रियल स्ट्रक्चर क्या है? ये कैसे बना? इन तीनों की प्रॉपर्टी को मिला दिया गया। तो पहले नोट करते हैं। फेल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल cannot be described by a single structure
more than one structures are required. Then this phenomenon is called as resonance, and the structures are called as resonating structure. रेजोनेटिंग भी बोलते हैं, इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इन्हें क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर hypothetical in nature. While the real structure is resonance, the real structure is resonance hybrid which is combination of all the resonating structure. Combination of all the resonating structures. Which is combination of all the resonating structures. तो रेजोनेंस क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हम एक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को सिर्फ एक स्ट्रक्चर से न समझा पाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर उसके बनाने पड़े। तो इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जो स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइपोथेटिकल नेचर के होते हैं, लेकिन सबके प्रॉपर्टी से मिला हुआ, सबके कॉम्बिनेशन से मिला हुआ जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज रियल स्ट्रक्चर, एंड द रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रियल स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये रेजोनेंस का डेफिनेशन हुआ, आप इसे नोट करें। अच्छा बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ये है या ये बेंजीन है या दोनों में से कोई बेंजीन नहीं है, विच इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इनमें से बेंजीन कौन सा है, विच इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो आप क्या आंसर दोगे? सपोज क्वेश्चन क्या है कि विच इज
रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 1 फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि 1 इज बेंजीन रिंग, नहीं 2 इज बेंजीन रिंग, या 2 इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 1 इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ, 1 इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। थर्ड जो ऑप्शन दिया है बोथ 1 and 2 आर रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है none of 1 and 2 are real structure of benzene। ये 4 ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है फिर से सुनिएगा कि इनमें से बेंजीन रिंग का रियल स्ट्रक्चर कौन है, फर्स्ट है, सेकंड है, या फर्स्ट सेकंड दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। आंसर क्या लग रहा है बेटा, कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट और सेकंड दोनों बेंजीन रिंग है? सर ये दोनों बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये दोनों बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? अब सुनना मेरे एक्सप्लेनेशन को कि क्यों ये रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन नहीं। अच्छा बेटा मान लो कि अगर ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, या फिर ये बेंजीन रिंग है, तो तुम क्या देख रहे हो कि इस बेंजीन रिंग में ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मतलब बेंजीन रिंग में इसका मतलब 1 2 3 3 जो होंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, और 3 जो होंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। यहां भी क्या देख रहे हो कि अगर ये बेंजीन होता तो 3 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अगर sp3 कार्बन हुआ तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और अगर sp2 कार्बन है, ये भी sp2 है और ये भी sp2, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.48 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का दिया हुआ एनसीईआरटी में 1.54, लेकिन वो sp3 कार्बन के लिए होता है, तो 1.48 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका मतलब बेंजीन में जो 3 बॉन्ड होने चाहिए, बेंजीन में जो साइक्लिक रिंग बना है कार्बन कार्बन के बीच में, उसमें से 3 बॉन्ड जो होने चाहिए वो बॉन्ड लेंथ ये होना चाहिए, और 3 बॉन्ड जो होना चाहिए 1.48 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेंजीन रिंग को देखा गया तो ये पाया गया कि बेंजीन की जो 6 बॉन्ड लेंथ हैं वो 6 के 6 आइडेंटिकल हैं, और उसमें ना तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ना तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब डबल और सिंगल के बीच का बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जो कि 1.34 से ज्यादा और 1.48 से कम है।
इसका मतलब तो ये है सर कि इन दोनों में से बेंजीन के रियल जो प्रॉपर्टी है कोई नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, आपने कहीं देखा होगा बेंजीन का इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, तो ये मत समझो इस तरह से देखा होगा तो ये मत समझो कि ये ऑक्सीजन है, नहीं, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्या है? रियल स्ट्रक्चर। और इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं रोबिन्सन सर्किल। ठीक है, तो देखो ये क्या है? बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ना कि इसका रियल स्ट्रक्चर है। तो दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन, मतलब इन दोनों में से कोई भी रियल स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं है। तो फिर बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर क्या है सर? इस तरह से आएगा। अब ये कैसे आएगा, इसको अगर समझना है तो ऐसे समझो भाई, ये बेंजीन रिंग मान लो कि है, तो यहां डबल बॉन्ड है, तो पी ऑर्बिटल का यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो पी ऑर्बिटल का क्या होगा? पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। इसी तरह का स्ट्रक्चर यहां भी बनाते हैं भाई, ये इस तरह से है। तो यहां पर दो पी ऑर्बिटल आएंगे, आएंगे ना? सर यहां पर पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों पैरेलल पी ऑर्बिटल मिलकर आपस में ओवरलैपिंग किए होंगे। यहां पर भी पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों पैरेलल ऑर्बिटल मिलकर ओवरलैपिंग किए होंगे। यहां पर पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या किए होंगे? ओवरलैपिंग किए होंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो, ये पी ऑर्बिटल को मैंने ऐसे बनाया है कैसे? यहां पर एक पी ऑर्बिटल, यहां 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 पी ऑर्बिटल। अब समझना इस चीज भाई, ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में मिलके बॉन्ड बना लिए पैरेलल थे, तो ये भी तो दोनों पैरेलल थे, ये भी तो बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहां भी तो बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बेटा? सर यहां भी बॉन्ड बन सकता है, यहां भी बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? बन सकता है सर। यहां भी बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। मतलब क्या देख रहे हो कि इनके इनके बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड। मतलब ये एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो एक ही टाइम में यहां भी ओवरलैप कर रहा है, यहां भी ओवरलैप कर रहा है। जबकि पाई बॉन्ड में होता क्या था? ये दो पैरेलल पी ऑर्बिटल थे, आपस में क्या कर दिए? ओवरलैप कर दिए, तो पाई बॉन्ड बन गया। अब यहां पर इसी तरह से एक और ऑर्बिटल आ गया जो कि इसके पैरेलल है, तो जब ये इससे ओवरलैप कर सकता है तो इससे नहीं ओवरलैप कर सकता है क्या? कर सकता है। मतलब इस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन इधर भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए है, इधर भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए है, तो आधा पाई बॉन्ड यहां बना, आधा पाई बॉन्ड यहां बना। मतलब एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक ही टाइम में एक से ज्यादा ऑर्बिटल से हुआ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंस। ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल with more than one orbital simultaneously is called as resonance. क्या है दूसरा डेफिनेशन अपने सामने? ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल with more than one orbital simultaneously is called as resonance. पहले तो आप इसे नोट कर लो, इस नोट करने के बाद मैं इस चीज को और डिटेल में समझाता हूं, बड़ा सा डायग्राम बनाकर, इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, मैंने क्या बताया? देखो एक बेंजीन रिंग लिया, उसका ऑर्बिटल डायग्राम में बना रहा हूं। ये बेंजीन रिंग है, यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो पहले इस तरह का एक स्केलेटन बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। सर यहां पर और यहां पर पाई बॉन्ड है, तो दो पैरेलल पी ऑर्बिटल होंगे। सर यहां और यहां के बीच में पाई बॉन्ड है, तो यहां भी दो पैरेलल पी ऑर्बिटल हैं।
और यहां के बीच में पाई बॉन्ड है, तो यहां भी दो पैरेलल पी ऑर्बिटल है। सुनना बेटा, ये पाई बॉन्ड है तो यहां के बीच में पाई बॉन्ड बनाया। एक तो अच्छा यहां के बीच में नहीं है, ये और ये के बीच में है, तो इसको हटा देते हैं। चलो भाई, यहां के बीच में पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड बना दिया हमने। फिर यहां के बीच में है ना पाई बॉन्ड, ये तो ये पाई बॉन्ड बना दिया। और यहां के बीच में है तो ये हमने पाई बॉन्ड बना दिया, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। भाई ये दोनों पैरेलल पी ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये दोनों भी तो पैरेलल पी ऑर्बिटल है, तो ये नहीं बना सकते हैं क्या? भाई तो ये दोनों भी तो पैरेलल पी ऑर्बिटल है, तो ये नहीं बना सकते हैं क्या? अरे बना सकते हैं ना। ये दोनों पैरेलल पी ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बनाए थे, तो ये दोनों भी तो बना सकते हैं, और इसी तरह से ये दोनों भी तो बना सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ये पी ऑर्बिटल इससे पाई बॉन्ड बना रहा है कि इससे पाई बॉन्ड बना रहा है, कि दोनों के साथ एक ही बार पाई बॉन्ड बना रहा है? आप बोलोगे दोनों के साथ। सिमिलरली ये पी ऑर्बिटल इससे भी पाई बॉन्ड बनाया, इससे भी पाई बॉन्ड बनाया। अगर सिर्फ और सिर्फ इससे बनाता तो कंप्लीट पाई बॉन्ड आता, ये इससे भी बनाया, इससे भी पाई बॉन्ड बनाया, तो कंप्लीट पाई बॉन्ड आएगा कि पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा? आप बोलोगे पार्शियल पाई बॉन्ड आएगा। तो हर जगह बेंजीन में देख रहे हो कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा वो कुछ इस तरह से बनाओगे। और सर्किल को मैंने क्या बताया कि रॉबिन्सन सर्किल बोलते हैं। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो क्या लिखेंगे, बेंजीन का जो सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे, बेंजीन का जो सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल with more than one orbital simultaneously is called as resonance. It's called as रेजोनेंस। ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग एक से ज्यादा ऑर्बिटल में साइमल्टेनियसली हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विथ मोर देन वन ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का सेकंड डेफिनेशन ये है कि रेजोनेंस क्या होता है, एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक ही बार में एक से ज्यादा ऑर्बिटल से होने लगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। जैसे इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स में भी आप देखेंगे, सर आपको पढ़ाएंगे बीएससी सर, BF3 मॉलिक्यूल जैसे यहां पर है, तो ये बी के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, एफ के पास क्या है, लोन पेयर, एफ के पास क्या है, लोन पेयर, एफ के पास क्या है, लोन पेयर। सर तीन तीन होते हैं, अरे यार मैंने एक ही बनाया है ना, कोई बात नहीं। तो ये लोन पेयर इस ऑर्बिटल, इस यहां पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इधर भी ओवरलैप हुआ, इधर भी ओवरलैप हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ सिर्फ और सिर्फ ये एफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है कि ये बनाया है कि ये बनाया है, वो लोग तीनों बनाया है, मतलब ये ऑर्बिटल एक बार में इससे भी ओवरलैपिंग किया, इससे भी किया और इससे भी किया। तो आप क्या बोलोगे, ये भी एक टाइप क्या है, रेजोनेंस, जिसको आप इनऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग को आप ऑर्गेनिक में रेजोनेंस भी बोल सकते हो। तो ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विथ मोर देन वन ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग अगर एक ही टाइम में एक से ज्यादा ऑर्बिटल से हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलते हैं। तो आप इस सेकंड डेफिनेशन को नोट करिए। हाँ तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजोनेंस के कंडीशन क्या है। आपने नाम सुना होगा कंजुगेटेड सिस्टम, ये बहुत ही एक फेमिलियर डेफिनेशन है
कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। लेकिन हम लोग समझेंगे कंजुगेटेड सिस्टम होता क्या है और उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता कैसे, उसी को हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है ये हमने समझ लिया। क्या होता है रेजोनेंस? एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग एक ही टाइम में एक से ज्यादा ऑर्बिटल में होने लगे तो हम क्या बोलेंगे उसे रेजोनेंस। दूसरा डेफिनेशन क्या हमने पढ़ा कि अगर एक मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो उस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रेजोनेंस होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कब होता है और कैसे होता है। कब होता है मतलब उसका कंडीशन क्या है, और कैसे होता है तो उस रेजोनेंस का मैकेनिज्म क्या है। ये दोनों चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।